हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पंचम, आप सबका दुलारा प्यारा लाडला भाई सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस अपने प्यारा सा प्लेटफॉर्म पीएमसी ट्यूटोरियल बोधगया पे। जी हाँ, चाहे वो मेरे कोचिंग संस्थान के बच्चे हों या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे हों, सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पीएमसी ट्यूटोरियल बोधगया पे। मैं बता दूं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में सुविधा प्रोवाइड किए जाते हैं, क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। चाहे वो क्लास 9th के बैच हो, क्लास 10th के क्लास हो, या फिर क्लास 11th के लिए हो, या क्लास 12th के लिए हो, सभी बच्चों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में क्लास शुरू हो चुके हैं मिशन 2025 के लिए। तो आप भी अगर हमारे बैच में पढ़ना चाहते हैं, हमारे क्लास का लाभ लेना चाहते हैं, हमारे पढ़ाई का लाभ लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका भी बहुत स्वागत है अपने इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म पीएमसी ट्यूटोरियल बोधगया पे। जी, मैं बता दूं कि हम लोग जो पढ़ रहे थे, यहाँ पे पढ़ रहे थे हम लोग फिजिक्स के बारे में। एक बात और भी जरूरी सूचना दे दें कि जितने भी बच्चे चाहे वो 10th के हो या फिर 12th के हो, यहाँ पे नए बैचेस शुरू हो चुके हैं। तो आप मेरे बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, हमारे क्लास का लाभ लेना चाहते हैं, तो सभी लोगों का स्वागत है। आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, उससे आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हुए सारे क्लासेस की ओर चलता हूँ। क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे आपको धीरे धीरे, चाहे मैथ्स का हो, साइंस का हो या फिर आर्ट्स के हो, सारे सब्जेक्ट्स के धीरे धीरे क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप बने रहें मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है पीएमसी ट्यूटोरियल बोधगया पे। जैसा कि आपने पढ़ा कि कल के क्लास में मैंने फिजिक्स के बारे में पढ़ा रहा था, फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जी हाँ, इसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई थी। लगातार आपको क्लासेस चलते जा रहे हैं, तो आप ना चुके। हाँ, इस वीडियो में बने रहें शुरू से लास्ट तक, आपको बहुत मजा आने वाला है। आज का क्लास एकदम तोड़ फोड़ का क्लास होने वाला है, जबरदस्त शानदार क्लास होने वाला है। ठीक है, तो बने रहें इस प्यारा सा क्लास में शुरू से लास्ट तक। मैंने चर्चा किया था कल के बारे में, बता दूं थोड़ा सा कि कल आपने किरण के बारे में देखा था, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में देखा था, और आपने क्या पढ़ा कि किरण पुंज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसी से संबंधित आगे कुछ टॉपिक्स पे ध्यान देना है आज के क्लास में। जहां से क्लास कल फिनिश हुए थे, समाप्त हुए थे, वहीं से आज स्टार्ट होने वाला है। तो बिना समय गवाए हुए मैं आगे क्लास की ओर चलता हूं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करना चाहूँगा। और बता दूं कि ये क्लास जो है उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, चाहे वो इस 2024 में एग्जाम देने वाले हो या फिर 2025 में देने वाले हो, दोनों के लिए आज का जो क्लास है बहुत शानदार होने वाला है, बहुत परफेक्ट होने वाला है। तो बने रहें, ना चुके, अब हमारे वीडियो के साथ बने रहें। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। आज का जो टॉपिक पढ़ना है वो पारदर्शी के बारे में पढ़ना है। पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो उसके बाद चलेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। जी हाँ, प्रकाश के परिवर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एग्जैक्टली होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। उससे संबंधित जो नियम है प्रकाश के परिवर्तन के नियम, उसके बारे में जानेंगे। और प्रकाश के परिवर्तन के नियम से संबंधित कुछ बिंदुएं हैं, मुख्य बिंदु, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ कि क्या लिखा गया है, आज के क्लास में क्या पढ़ना है। मैंने क्या बताया कि पहला पढ़ना है आपको पारदर्शी पदार्थ के बारे में। क्या पढ़ना है, पारदर्शी पदार्थ के बारे में। तो पारदर्शी पदार्थ को इंग्लिश में बाबू ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बोलते हैं। मैं बता दूं कि ये क्या होता है। तो पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाती है। ठीक है, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से इस पार से उस पर पार हो जाएगी, वे पदार्थ कहलाते हैं पारदर्शी पदार्थ। देखिए, एक प्यारा सा डेफिनेशन लिखा गया है, परिभाषा लिखा गया है, गौर कीजिएगा कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। बताया था कि वैसे पदार्थ होंगे जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाएगी, तो वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, पारदर्शी पदार्थ कहलाएंगे। इंग्लिश में बात करें तो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल में बात करूं तो कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया। अब देखिए, एक सिंपल कांच लीजिएगा जो इस पार से उस पार आसानी से दिखाई देता हो, तो उसमें आप प्रकाश को पार करने का प्रयास करेंगे तो पूरा प्रकाश क्या होता है, इस पार से उस पार हो जाएगा। ठीक है, तो कांच क्या हो गया, पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण आप समझ सकते हैं। दूसरा हो गया पानी। पानी के बारे में देखिए कि पानी में भी अगर किसी बर्तन में पानी लिए हैं, उसमें प्रकाश अगर जलाते हैं तो प्रकाश शुरू से लेकर के लास्ट तक, यानी कि उसके लास्ट वाला जो स्तर है वहां तक पहुंचती है। यानी कि पानी से भी क्या होती है, प्रकाश इस पार से उस पार हो जाती है।
तो पानी भी क्या हो गया हमारे लिए पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण हो गया। ठीक है, आगे चलता हूँ हवा के बारे में। हवा में भी आप देखते होंगे कि जितने भी प्रकाश की किरणें हैं वो हवा में ही गमन कर सकते हैं। हवा में एक छोर से दूसरे छोर पे गमन करती है, यात्रा कर सकती है, यानी कि पार हो जाएगी। ये तीनों जो आप उदाहरण देखें, तीनों से प्रकाश की किरणें आसानी से इस पार से उस पर पार हो जाएगी। ये पदार्थ क्या कहलाएंगे? पारदर्शी पदार्थ। एक बार फिर से बता दूं कि पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होंगे, वे पदार्थ होते हैं जिनसे आसानी से प्रकाश की किरणें पार हो जाती है, उसको बोलते हैं क्या? पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, दूसरा है पारभासी पदार्थ। क्या सर? कौन सा पदार्थ? पारभासी पदार्थ। इसको इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस बोलते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश के कुछ अंश जो है पार होंगे और बाकी रुका रहेगा। पूरा पूरा पार नहीं हो पाता है, कुछ ही प्रकाश का कुछ अंश अपने से होकर के पार होने देता है, बाकी को नहीं होने देता। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? तो पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सुंदर से एग्जाम्पल डिफिनेशन लिखा गया है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से, किस रूप से? आंशिक रूप से, मतलब पूरा पूरा पार नहीं होने देगा, कुछ कुछ अंश को उसको पार होने देगा, बाकी को इधर ही रोक लेगा। आंशिक रूप से गुजर सकता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? जिस पदार्थ से प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार होगी, इस पार से उस पर गुजरेगा, तो उस पदार्थ को क्या बोलेंगे? कौन सा पदार्थ बोलेंगे? पारभासी पदार्थ बोलेंगे। एग्जाम्पल की अगर बात करो तो जैसे घिसा हुआ कांच जिसके यहाँ पे जो जिस कांच के बारे में बात कर रहा था, उसके दोनों सतह पे अगर घिस दो, रगड़ाव कर देते हैं, तो उसके बाद जो प्रकाश पार करने का कोशिश करते हैं तो प्रकाश पूरा पूरा पार नहीं होता। अब प्रैक्टिकल करके देखना, ये पूरा पूरा पार नहीं होता है, उसके प्रकाश के कुछ अंश को ही अपने से गुजरने देता है। तो ये कांच जो हो गया किसका उदाहरण हो गया? आप इसका उदाहरण ले सकते हैं कि पारभासी पदार्थ का उदाहरण हो गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज की मैं बात करूं, एक पेपर लीजिएगा, प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हो, पेपर में अगर किसी प्रकार का तेल लगा दो और उससे तेल लगने के बाद उसके बाद प्रकाश पार करने का कोशिश करोगे तो पूरा पूरा प्रकाश पार नहीं होगा, उसका प्रकाश का कुछ ही अंश अपने से गुजरने देता है। तो इसमें तेल लगा हुआ कागज भी क्या कहलाएगा? कि पारभासी पदार्थ का उदाहरण हो गया। आगे अगर चलते हैं, कुहासा की बात करते हैं। कुहासा जैसे ठंड के मौसम में आपने देखा होगा कि कितना ज्यादा कुहासा गिरता है, तो कुहासा से भी प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाती, होती है लेकिन कम मात्रा में पार होती है। जैसे आपने कई बार ये देखा होगा कि ज्यादा कुहासा गिरने के कारण, प्रकाश की किरणें पार नहीं होने के कारण आप देखते होंगे कि सड़क पे दुर्घटना देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे अब ज्यादा कुहासा है, बसेस चल रही हैं, गाड़ियां भी चल रही है और ज्यादा आगे तक दिखाई ना देने के कारण, लाइट जली होती है फिर भी ना दिखाई देने के कारण क्या होती है? एक्सीडेंट हो जाती है, दुर्घटना होने के चांसेस रहती है। आप भले भांति समझ सकते हो कि आपके पेपर में भी कई बार देखता है, न्यूज में भी देख सकते हो कि यहाँ पे कुहासा ज्यादा गिरने के कारण इतने दुर्घटना हो गया, इतने का मौत हो गया। तो इस तरह से कुहासा जो होता है, कुहासा भी अपने से होकर के प्रकाश को पार नहीं होने देता। तो ये भी क्या, किसका उदाहरण हो गया? पारभासी पदार्थ का उदाहरण हो गया। जैसा अगला हो गया ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर क्या होता है समझिएगा। ट्रेसिंग पेपर जैसे आपने जब बचपन में पढ़ रहा होगा क्लास में, स्कूल में, तो वहाँ पे एक व्यक्ति आते थे जो बैग लेकर के आते थे, उसमें वो बताते थे कि ड्राइंग करने के लिए, क्या करने के लिए बताते थे? ड्राइंग करने के लिए वो एक तरह से पेपर लिए हुए रहते थे, प्लास्टिक की तरह, उसमें छेद किया हुआ रहता था, छेद करके कहीं हाथी बनाया रहता था, कहीं गुलाब का फूल बनाया रहता था, कहीं कबूतर बनाया रहता था। उस पेपर को क्या करते थे? कॉपी पर लगा करके उसमें कलर से, इस तरह से कलर और किरोसिन तेल से क्या करते थे? घिसाव करते थे, तो वही जो पेपर में चित्र छपा रहता था वही हमारा कॉपी में छप जाता था। तो वो जो पेपर होता था जिसमें ड्राइंग बना हुआ रहता था छेद करके, तो वही पेपर क्या हो गया? ट्रेसिंग पेपर। तो उस पेपर से भी आप अगर प्रकाश पार करना चाहो तो प्रकाश को पूरी तरह से पार नहीं होने देता, ठीक है, आंशिक रूप से बस पार करने देता है। तो ये हो गया कौन सा एग्जाम्पल? ट्रेसिंग पेपर भी किसका एग्जाम्पल हो गया? पारभासी पदार्थ का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। तीसरा जो पॉइंट पढ़ना है हमको, अपारदर्शी पदार्थ। क्या पढ़ना है? अपारदर्शी पदार्थ। देखिए पहला आपने सीखा क्या कि पारदर्शी, जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाएगी। दूसरा पढ़ा पारभासी, जिससे प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार होगी, ठीक है। और दूसरा है अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब क्या? जिससे प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी पार नहीं होगी, तो उसको बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। जैसे देखिए इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो ओपेक सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपेक सब्सटेंस बोलते हैं। देखिए इसमें डिफिनेशन, परिभाषा लिखा गया है कि वैसे पदार्थ
जिनसे होकर प्रकाश ना गुजर सके। क्या लिखा है, गौर कीजिएगा, ना गुजर सके, यानी कि जिस पदार्थ से प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी ना गुजर सके, इस पार से उस पर ना जाए, तो वैसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है, आगे चलते हैं। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, धातु की प्लेट हो गया, इन सब से प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी पार नहीं होती। तो जिन पदार्थ से प्रकाश नहीं पार होगा, बिल्कुल भी पार नहीं होगा, तो उन पदार्थ को क्या बोलेंगे कि पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे, सॉरी अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपारदर्शी, यानी कि ओपेक सब्सटेंस बोलेंगे। जैसे मैं बात करूं लकड़ी का, तो लकड़ी से आप प्रकाश की किरणें, प्रकाश को पार करने की कोशिश करेंगे तो प्रकाश नहीं पार होती है। दूसरा बात करूं लोहा का, तो लोहा का जो प्लेट होता है उसमें भी अगर आप प्रकाश को पार करने का कोशिश करेंगे तो प्रकाश भी उससे भी पार नहीं होता। तो ये भी हो गया क्या, अपारदर्शी का उदाहरण। पत्थर से भी पार नहीं होता है। धातु की प्लेट, जैसे धातु की चदरा होता है ना, जैसे जिससे दरवाजा बना होता है, तो उससे आप क्या कहते हैं, कोई भी धातु का चदरा ले सकते हो, प्लेट ले सकते हो, उससे आप प्रकाश पार करने का प्रयास करेंगे तो प्रकाश की किरणें पार नहीं होती है। तो ये सभी का किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका अपारदर्शी पदार्थ का एग्जाम्पल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि पूरी अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये डाउट है। फिर से एक बार शॉर्ट रिवीजन करा दो कि पारदर्शी पदार्थ क्या बताएं, ये पारदर्शी पदार्थ में प्रकाश पूरी तरह से पार हो जाएगी। दूसरा बताया पारभासी, पारभासी में बताया क्या कि प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार होगी, पूरा पूरा पार नहीं होती, आंशिक रूप से पार होगी, तो उसको बोलेंगे क्या, पारभासी पदार्थ। क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ। तीसरा मैंने बताया क्या, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ वैसी पदार्थ होती है जिनसे प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी पार नहीं होता, बिल्कुल भी पार नहीं होगा तो अपारदर्शी। देखिए पारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश किरणें पार होगा, और उसी का अपोजिट है अपारदर्शी। आज जो यहाँ शब्द दिया गया, वर्ड दिया गया है, वो नहीं का सेंस देता है। तो जिसमें पार होगा पारदर्शी, जिसमें नहीं पार होगा अपारदर्शी, और जिसमें कम मात्रा में पार होगा उसको पारभासी पदार्थ। कौन सा पदार्थ, पारभासी पदार्थ। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इस क्लास से। और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की क्लास हम शुरू करते हैं, आगे का जो पॉइंट है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कॉपी में इसको नोट कर लें, ठीक है। तो चलिए आगे के क्लास को देखते हैं। अभी जो आगे का क्लास है, आगे का टॉपिक है वो देखना है हमको कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। कि प्रकाश का परिवर्तन, इस चैप्टर का नाम ही है बाबू प्रकाश का परिवर्तन। आपने शुरू के क्लास से इस चैप्टर का नाम सुन रहे हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिवर्तन। तो आपको भी जानने की जिज्ञासा हो रही होगी कि प्रकाश का परिवर्तन एक्चुअली होता क्या है। तो आज इसी क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि देखिए प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। ये 2 नंबर के सवाल में बाबू पूछता है हर एक, ये समझ लो कि चाहे वो इसी बार के देने वाले बच्चे हो एग्जाम 2024 में या 25 के लिए, ये सवाल पूछते रहता है, हमेशा पूछते रहता है। तो इसको भूले ना, इसको टिक लगा दीजिए और VVI में लिख दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसको लिख दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, इससे सवाल पूछता है। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं परिवर्तन के नियम, वो भी 2 नंबर में सवाल पूछते हैं। ये दोनों सवाल को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा कि ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो चलते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, समझते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है, ठीक है। देखिए टॉपिक लिखा गया है क्या, प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे जो दिया गया है कि जब प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से, जब प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर एक निश्चित नियमानुसार, किसके अनुसार, एक निश्चित नियमानुसार उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी घटना को, यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। समझिएगा ध्यान से, जब कोई प्रकाश किरणें किसी परिवर्तक सतह, तो परिवर्तक सतह पहले समझ लीजिए क्या क्या होता है। कि परिवर्तक सतह यानी कि वैसी सतह होती है जिससे प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। रिफ्लेक्ट करती है मतलब पड़ करके, टकरा करके कहीं रिटर्न करती है, तो उसको बोलेंगे क्या, परिवर्तक सतह, ठीक है। तो किसी प्रकाश किरणें, जब प्रकाश किरणें किसी परिवर्तक सतह पर टकराते हैं, टकराने के बाद क्या होता है, एक निश्चित नियम के अनुसार है, ठीक है, वो एक निश्चित नियम को, लॉ को फॉलो करते हुए फिर उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आती है, ठीक है। तो इसी घटना को, ये जो घटना होती है प्रकाश का आना, नियम को फॉलो करना और उसी के अनुसार फिर लौट जाना, प्रकाश का पड़ना फिर उसी तरह से लौट जाना, ये पूरा घटना जो होता है यही घटना कहलाता है क्या, कि प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है। आप जितने भी वस्तु को देख पा रहे हैं बाबू बच्चे, जितने भी वस्तुओं को देख पा रहे हैं अपने आसपास की
मतलब जो भी वस्तु देख रहे हैं वो प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही देख रहे हो। एकदम कंसेप्ट समझ लीजिए कि फिजिक्स प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, तो जो भी आप वस्तु देख रहे हैं इसी कंसेप्ट के आधार पर देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो जितने भी वस्तु होती है उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, वहां से टकरा करके परिवर्तित हो करके आपकी आंखों तक आती है, तभी आप उस वस्तु को देख पाते हैं। इसके पिछले क्लास में हम बताया था कि क्या होता है, तो प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है बताए थे कि वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो देखने के लिए आपके पास आंख भी होना चाहिए और प्रकाश भी होना चाहिए। वो क्या करती है, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है वो रिफ्लेक्ट करके परिवर्तित होकर हमारे आंखों तक आती है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे हम जो भी वस्तु देख पाते हैं अपने दिनचर्या में, हमारे अपने जीवन में, तो सब किसी कंसेप्ट में देखते हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के कंसेप्ट में देखते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रकाश के परिवर्तन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए समझ गए कि कोई भी प्रकाश की किरणें होगी क्या, किसी परिवर्तक सतह पर पड़ेगी, वो रिफ्लेक्ट होकर के कहीं दूसरे उसी माध्यम में जाएगी, तो इसी घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखिए फिगर के माध्यम से मैंने समझाने का कोशिश किया है कि प्रकाश का परिवर्तन आखिर होता क्या है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है प्रवर्तक सतह दिया गया है। ये प्रवर्तक सतह एक मिरर मान लीजिएगा। मिरर देखिए जो आप अपने रूम में या फिर घर में जो ग्लास देखते हो फेस देखने के लिए, वो हो गया मिरर दर्पण। वो एक प्रवर्तक सतह प्रवर्तक के लिए प्रवर्तक सतह का एक अच्छा एग्जाम्पल मान सकते हो उसको, जिसमें आप फेस देखते हैं या फिर बाहर निकलने से पहले क्या करते हैं, फेस देखते हैं ना, यहाँ कैसे दिख रहे हैं, कैसा लग रहे हैं। तो जो आईना जिसको बोलते हैं यानी कि मिरर, वही हो गया क्या, एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल होता है किसका, प्रवर्तक सतह का। उस पर आप देखना कि प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। जिसके पास टॉर्च होगा वो सतह पे यानी कि इस तरह से मिरर रखेगा, उस पर इस तरह से लाइट चलाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से लाइट पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर के उधर दीवार की तरफ जाएगी, ठीक है। ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए इसमें क्या बताया गया है, फिगर के माध्यम से समझिएगा। ये आपको दर्शाया गया है क्या, प्रकाश प्रवर्तक सतह, ये मिरर है। देखिए नीचे जो रेड से किया गया है वो उस पर रचित किया गया, नहीं पेंट चढ़ा हुआ है, ये प्रवर्तक सतह बन गया। ये देखिए आने वाला जो किरण है उसको आपतित किरण बोलते हैं। ये किरण इस पे पड़ रही है, इस सतह से टकरा करके फिर उसी माध्यम क्या कर रही है, लौट जा रही है। इस किरण जो है, ये किरण आ रही है, ये प्रवर्तक सतह से टकरा रही है, और टकराने के बाद क्या लिखा है, किया गया है कि उसी माध्यम में लौट रही है। यहाँ पे यही लिखा गया है, प्रकाश की किरणें किसी प्रवर्तक सतह से टकरा करके एक निश्चित नियमानुसार उसी माध्यम में लौट जाती है। यही घटना कहलाती है क्या, प्रकाश का परावर्तन। क्लियर। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया प्रवर्तक सतह, इसको बोलेंगे क्या, आपतित किरण। जो आने वाली किरण होती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। जो जाने वाली किरण होती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, ठीक है। इसके बीच में एक लंब खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है, लंब, और उसी लंब को बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। देखिए फिर से समझिएगा, ये हो गया प्रवर्तक सतह, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, ठीक है। यहाँ पे खींचे गए लंब को यानी इसके बीच में खींचे गए लंब को क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। ये जो अभिलंब है, ये इसके बीच में जो कोण बन रहा है, इस कोण को यानी एंगल को, जितना डिग्री का कोण बन रहा है उसको दो बराबर भागों में बांटने की कोशिश करता है, यानी कि बांट देता है। कोशिश क्या करता है, ये पूरे बांट देता है दो बराबर भागों में, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा। ये जो लाइन जब खींच देते हैं, लंब जो खींच देते हैं, तो ये पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट देती है, जिसको बोलते हैं आपतन कोण। अब इसको बोलेंगे कौन सा, परावर्तन कोण, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए। इसी चीज को यहाँ पे आपको लिखा गया है क्या, देखिए एम और एम डैश, इसमें देखिएगा एम और एम डैश, ये जो सतह है लिखा गया है वो क्या है, परावर्तक सतह है। क्या है, परावर्तक सतह है, जिसपे प्रकाश की किरणें पड़ती है और टकरा करके वापस जाती है। तो जिस सतह पर टकराएगी उसको बोलेंगे क्या, परावर्तक सतह है। दूसरा है कि ए ओ देखिएगा, ए और ओ, इस बिंदु को नाम क्या दिया गया है, ओ। इस बिंदु का नाम है बाबू आपतन बिंदु, यानी जिस बिंदु पर प्रवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरणें टकरा करके वापस जाएगी, जिस बिंदु से टकरा करके वापस जाएगी, वह बिंदु क्या कहलाती है, आपतन बिंदु कहलाता है, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि ए ओ, आपतित किरण का नाम क्या दिया गया है, ए ओ। ए और ओ, ये जो आने वाले किरण अभी बताएं क्या, आपतित किरण। तो आपतित किरण का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए मान लिए हैं, यहाँ पे बी मान लिए हैं, तो ए ओ जी, ए ओ है जो क्या होगा कि आपतित किरण हो जाएगा। आने वाली किरण का नाम क्या दिया गया ना, ए ओ। यहाँ पे देखिएगा कि ए ओ लिखा गया क्या है, वो आपतित किरण। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। आगे जो दिया गया है ओ बी, क्या दिया गया है, ओ बी। यहाँ समझिएगा
ओ और बी, ओ बी यानी आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। तो इस ओ बी का नाम क्या है? परावर्तित किरण, यानी कि परावर्तित किरण का नाम क्या है? ओ बी। देखिएगा ओ बी का नाम क्या है? परावर्तित किरण। इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, कंसेप्ट पूरा कॉपी में उतार लीजिए, जैसे बनाया गया वैसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे देखिए ओ एन, ओ एन दिया गया है क्या? यहाँ पे बिंदु का नाम दिया गया है ओ, और इस जो लंब खींचा गया है उसका नाम दिया गया है एन। तो ओ और एन, इसको क्या नाम दिया गया है? अभिलंब। ओ एन का नाम दिया गया है क्या? अभिलंब। इसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस पर एक लंब खिंचाता है और वो लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। ठीक है, उसका नाम दिया गया है ओ और एन। यहाँ देखिएगा ओ और एन क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। इसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। आगे जो दिया गया है ओ दिया गया है, ओ पॉइंट को समझिएगा। ओ क्या बताएं कि जिस बिंदु पर जिस प्रवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरणें टकरा करके जाती है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। तो ओ का नाम क्या हो गया? आपतन बिंदु। देखिएगा ओ का नाम क्या है? आपतन बिंदु। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आगे जो है एंगल ए आई और एंगल आर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एंगल ये देखिएगा, ये पूरा एंगल बना रहा है। जब अभिलंब खींचे तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। तो जो आने वाली किरण यहाँ पे जो ई एंगल बनेगा ये वाला, उसको आपतन कोण बोलते हैं। जो जाने वाला जो किरण है उसके साथ जो एंगल बनेगा उसको परावर्तन कोण बोलेंगे। आपतन कोण देखिएगा, आपतन कोण यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे देखिएगा परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि आपतन कोण आपतित किरण से बन रहा है, परावर्तन कोण परावर्तित किरण से बन रहा है। क्लियर। यहाँ पे देख लीजिए क्या कोण दिया गया है, यानी कोण एंगल आई, एंगल आई का नाम क्या गया है? आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। इस एंगल का नाम क्या है? आपतन कोण। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नाम इसका क्या पड़ जाएगा? आपतन कोण। आपतन कोण। क्या? आपतन कोण। इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। आने वाले किरण से इस कोण का निर्माण हो रहा है, इसलिए एंगल ऑफ क्या बोलते हैं? इसको इंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, अगला जो है परावर्तन कोण। क्या है? परावर्तन कोण। तो देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब से बना कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। तो यहाँ पर दिया गया है एंगल आर। तो एंगल आर के बारे में बात करें उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण देखिए क्या लिखा है इंग्लिश में, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। एंगल ए को क्या बोल सकते हैं? एंगल आई, सॉरी एंगल आई का मान क्या हो जाएगा? नाम क्या हो जाएगा? ए ओ एन। ए ओ एन, इसका नाम और क्या बोल सकते हो? एंगल ए ओ एन। ठीक है, और ये जो दिया गया है कोण, कौन सा? परावर्तन कोण, उसका नाम दे सकते हो क्या? क्या? बी ओ एन। कौन सा? बी ओ एन। तो देखिए बी ओ एन, चाहे तो इसको बी ओ एन बोलिए या फिर एंगल आर बोलिए, या इसको आप ए ओ एन बोल सकते हैं या फिर एंगल आई बोल सकते हैं। क्लियर। ये कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए इस फिगर के माध्यम से। देखिएगा अगर 2 नंबर में सवाल ये पूछा एग्जाम में तो कैसे लिखना है, ये तो डेफिनेशन लिख ही देना है। डेफिनेशन के साथ साथ आपको फिगर बनाना अनिवार्य होगा। अगर फिगर बना देते हो तो एग्जामिनर आपको 2 नंबर का है, 2 में से 2 पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस एग्जाम में लिखते समय ये ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु पे ध्यान दीजिएगा कि जहां पे भी आपको फिगर बनाने की आवश्यकता हो तो बेशक फिगर बना दें। ठीक है, जैसे आती है वैसे बनाइए, लेकिन पेंसिल से आपको फिगर बना दीजिए। इससे एग्जाम में जितना भी अंक का आपका प्रश्न होगा वो फुल में फुल मार्क्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो फिगर साथ में बनाइएगा। अगर एक सवाल पूछेगा तो हमेशा पूछते रहता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। अब जो आगे क्लास देखेंगे हम लोग इस बिंदु को समझेंगे कि आप परावर्तक सतह क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है और आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। इसको बारे बारे समझेंगे। उसके बाद चलेंगे हम लोग कि किस पे कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या होते हैं, कितने होते हैं और कौन कौन सा होते हैं। ठीक है, वो भी 2 नंबर में सवाल पूछता है। तो पहले इस बिंदु को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, फिर इस बिंदु को आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो चलिए आगे के क्लास को समझते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स अभी जो आपने इधर पढ़ा था, जैसे प्रवर्तक सतह क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है और आपतन कोण क्या होता है।
सभी को बारी बारी से समझेंगे उसका परिभाषा के साथ। इसको ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, आप याद रखिएगा इसको। परिवर्तन के नियम को समझने से पहले इन बिंदुओं को ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि इन सभी बिंदुओं का उपयोग होगा आपके परिवर्तन के नियम है। और परिवर्तन के नियम जो है पूछता है एग्जाम में 2 नंबर के सवाल में, तो याद रखिएगा। आगे के सवाल आगे के टॉपिक पर चलते हैं कि क्या क्या दिए गए हैं, सारे डेफिनेशन लिखा गया है और फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप बने रहें हमारे साथ, कहीं नहीं जाएं, ठीक है। तो परिवर्तक सतह देखिए, पहला था कि परिवर्तक सतह क्या होता है। परिवर्तक सतह मैंने बताया क्या, देखिए लिखा गया है कि आपतित किरण जिस सतह से टकरा करके वापस लौटती है उसे परिवर्तक सतह कहते हैं। कौन सी सतह कहते हैं, परिवर्तक सतह कहते हैं। जैसे देखिए, आपतित किरण जिस सतह से टकरा करके वापस लौटती है, तो कौन सी सतह से टकरा रही है, एम और एम डैश। एम और एम डैश यहाँ पे सतह है, उसी से आपतित किरण क्या कर रही है, टकरा रही है और वापस जा रही है। तो ये सतह कौन सी सतह हो गया, परिवर्तक सतह है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है चित्र में, एम और एम डैश कौन सी सतह है, परिवर्तक सतह है। कौन सी सतह, परिवर्तक सतह है, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, अगला जो है आपतित किरण क्या है। आपतित किरण, जैसे मैं बताया था अभी कि परिवर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को, परिवर्तक सतह पे आने वाली या पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किसी परिवर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को किसी परिवर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। इस चित्र में दिया गया है ए ओ आपतित किरण है। ये किरण आ रही है, सतह पे पड़ रही है, उसका नाम दिया गया है ए और ओ। क्या नाम दिया गया है, ए और ओ। तो ए ओ जो किरण है उसका नाम क्या है, आपतित किरण। क्या नाम दिया गया है, आपतित किरण। तो क्लियर हो गया कि आपतित किरण क्या होता है। अगला जो है परावर्तित किरण, ध्यान दीजिएगा कि परावर्तित किरण क्या होता है। अभी मैंने बताया क्या कि सतह पर आपतित किरण पड़ करके जब टकरा करके वापस जाती है तो वही किरण क्या कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है, परिवर्तित किरण कहलाती है। जैसे इसमें देखिएगा कि आपतित किरण जब परिवर्तक सतह से टकरा कर वापस लौटती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि परिवर्तक सतह हो गया, आने वाली किरण है, टकरा करके वापस जा रही है। तो टकरा करके वापस जाने वाली जो किरण होती है, यानी वापस जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए परावर्तित किरण का नाम क्या दिया गया है, ओ बी। क्या नाम है, ओ बी। तो वो भी क्या हो गया, परिवर्तक किरण हो गया। कौन सा हो गया, परिवर्तित किरण हो गया। ध्यान दीजिएगा। आगे अगला जो बिंदु है अभिलंब है। क्या है, अभिलंब। तो अभिलंब के बारे में समझिएगा। अभी बताए थे कि आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब बोलते हैं। क्या, आपतित किरण परिवर्तित किरण के बीच में खींचे गए लंब को अभिलंब बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है क्या, अभिलंब में, कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में खींचे गए लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में खींचे गए लंब को अभिलंब बोलते हैं। याद रखना। तो अभिलंब का नाम क्या हो जाएगा, ओ एन। ओ एन इसका नाम दिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चित्र में लिखा गया है कि ओ एन क्या है, अभिलंब है। ओ एन क्या है, अभिलंब है। आगे जो देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है, तो मैंने बताया था अभी क्या कि आपतित किरण परिवर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराकर वापस लौटती है तो वही बिंदु क्या कहलाती है, आपतन बिंदु कहलाती है। देखिए ये सतह हो गया, आपतित किरण पड़ रही है, इस बिंदु से टकरा करके वापस जा रही है, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु। देखिए इसमें लिखा गया क्या कि आपतित किरण परिवर्तक सतह के जिस बिंदु से टकरा करके, आपतित किरण परिवर्तक सतह के जिस बिंदु से टकरा करके वापस जाएगी, वापस लौटती है, वह बिंदु क्या कहलाती है, तो वह बिंदु क्या कहलाती है, आपतन बिंदु कहलाती है। कौन से बिंदु कहलाती है, आपतन बिंदु। जैसे चित्र में दिया गया है ओ क्या है, आपतन बिंदु। ओ ये बिंदु का नाम दिया गया है ओ, इसका नाम क्या है, आपतन बिंदु। याद है, क्लियर रखिएगा। आगे देखिए अगला जो टॉपिक दिया है कि आपतन कोण क्या होता है। तो आपतन कोण अभी आपको बताया गया कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण से बना आपतन कोण, परिवर्तित किरण से बना परिवर्तन कोण। क्लियर। आगे देखिए इसमें लिखा गया है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं क्या, आपतन कोण बोलते हैं। लिखा गया साफ साफ क्लियर शब्दों में कि आपतित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतित
सॉरी आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। जैसे चित्र में दिया गया है एंगल ए ओ एन, एंगल ए ओ एन, ये जो कोण दिया गया है उसका नाम दिया क्या? आई, एंगल आई। इसको इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि एंगल ए ओ एन का नाम क्या है? एंगल आई, जिसका नाम बताया गया यहाँ पे आपतन कोण। क्या बताया गया? आपतन कोण। ये हो गया आपतन कोण। तो यहाँ पे पॉइंट समझ लिए कि क्या क्या हो गया। सारे बिंदु ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए। ये सारे बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग कि परिवर्तन के नियम क्या होते हैं। क्या कि परिवर्तन के नियम क्या होते हैं, उसके अनुसार आगे चलते हैं। इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे के क्लास को समझते हैं हम लोग। आपने सब चीज़ देख लिया कि मुख्य बिंदु जो हैं उनको देख लिया। अब आगे के जो टॉपिक हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे परिवर्तन का नियम। परिवर्तन के नियम से सवाल एग्जाम में 2 नंबर के सवाल पूछता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा कि क्या होता है। इसके बाद एक टॉपिक और छूट गया, क्या? परिवर्तन कोण। इसके पहले जो लिखवा रहे थे उसमें परिवर्तन कोण छूट गया है, इसको समझने के बाद उसको बता देते हैं, ठीक है। देखिएगा परिवर्तन का नियम समझिएगा। तो परिवर्तन के नियम आपके 2 होते हैं। कितने होते हैं? परिवर्तन के नियम 2 होते हैं। मैं बता दूं कि परिवर्तन के नियम क्या होता है। तो जब आपतित किरण जो यानी कि परिवर्तन का जो घटना होता है, प्रकाश के परिवर्तन की घटना जो होता है, वो एक नियम को पालन करते हुए घटना घटती है, ठीक है। आपतित किरण जब आती है तो एक निश्चित नियम को फॉलो करते हुए क्या करती है? परिवर्तित हो जाती है। तो वही नियम क्या कहलाता है? परिवर्तन का नियम कहलाता है। और वो 2 नियम को पालन करते हुए चलता है और दोनों नियम लिखे गए हैं। समझते हैं कि क्या होता है परिवर्तन का नियम। देखिए एक सुंदर सा परिभाषा लिखा गया है, क्या कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। क्या होता है प्रकाश का परिवर्तन? उसका आंसर लिखा गया है, प्रकाश का किरण किसी सतह पर पड़कर, जब प्रकाश की किरण जो होगा किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए, यानी जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परिवर्तित हो जाती है, यानी उस सतह से परिवर्तित होती है, तो उन नियमों को ही क्या कहते हैं? परिवर्तन के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन के नियम कहते हैं। जो प्रकाश की किरण है वो किसी सतह पर पड़कर जिस नियम को पालन करते हुए परिवर्तित हो जाती है, तो वो नियम ही क्या कहलाता है? परिवर्तन का नियम कहलाता है। एक नियम के अनुसार ये घटना घट रही है और वही घटना जो नियम हो गया वो क्या कहलाता है? परिवर्तन का नियम, जिसको इंग्लिश में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा गया है परिवर्तन के 2 नियम। परिवर्तन के कितने नियम हैं? परिवर्तन के मुख्य 2 नियम हैं। जैसे पहला दिया गया है क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर यानी एक ही तल में होती है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा फिगर के माध्यम से। यहाँ पर दिया गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या है? एक ही बिंदु पर यानी एक ही तल में है ना। फिर से देखिएगा, ये आपतित किरण हो गई, ये परिवर्तित किरण हो गई और ये जो दिया गया है क्या? अभिलंब हो गया। तीनों क्या है? एक ही बिंदु पे है। किस बिंदु पे? एक ही बिंदु पे या फिर एक ही तल में है। तो पहला नियम आपका क्या बना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल में होती है। ये पहला नियम हो गया। क्या हो गया? ये पहला नियम हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल में होती है। ये पहला नियम हो गया। याद रखिएगा, एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि ये पहला नियम हो गया परिवर्तन के नियम। कोई भी पूछे कि परिवर्तन का पहला नियम क्या है, तो आप बोलिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होती है, एक ही तल में होती है। क्लियर? दूसरा नियम के अनुसार अगर हम नियम में अगर चलते हैं तो क्या लिखा गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण और परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आपने आपतन कोण को भी जाना, परिवर्तन कोण को भी जाना कि क्या होती है, और दोनों जो होता है बराबर होता है। अभी आपको बताए थे कि इसके बीच में जो कोण बनता है और बीच में एक लंब जब खींचते हैं, आपतन बिंदु पर जब लंब खींचते हैं, ये पूरे कोण को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देती है। तो ये जो है एंगल आई और एंगल आर दोनों का वैल्यू क्या होगा? मान समान होगा, यानी कि बराबर होगा। तो यही लिखा गया है कि आपतन कोण यानी कि एंगल ये, और प्रवर्तन कोण ये वाला, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ये दूसरा नियम बन गया क्या कि आपतन कोण जो होगा ये आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है।
अगर मान लो ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। ये दूसरा नियम के अनुसार चलते हैं। एकदम दूसरा नियम साफ कहता है कि ये एंगल और ये एंगल यानी कि आपतन कोण जो होगा प्रवर्तन कोण के बराबर। अगर ये 20 डिग्री तो दूसरा भी 20 डिग्री, एक 30 डिग्री तो दूसरा भी 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखा गया है अर्थात एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। देखिए क्या कि एंगल आई इज इक्वल टू आर, यानी कि दोनों का वैल्यू क्या है, समान है, दोनों बराबर होते हैं। ये आपका परिवर्तन के दूसरा नियम हो गया। क्या दूसरा नियम, कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होती है। क्लियर, समझ गए। अगर बताए पूछा जाए कि परिवर्तन के नियम क्या होती है तो साफ साफ बताइएगा कि प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियम को पालन करते हुए परिवर्तित होती है उन नियम को ही क्या कहते हैं, परिवर्तन के नियम कहते हैं। परिवर्तन के नियम दो होते हैं। पहला क्या बताया, क्या कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होती है, ठीक है। दूसरा क्या बताया कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होती है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होती है। क्लियर, यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं ना, यहाँ तक समझ लीजिए। आगे चलते हैं। एक छोटा सा बिंदु समझ छूट गया था, जिसका नाम क्या था कि परिवर्तन कोण के बारे में। किसके बारे में, परिवर्तन कोण के बारे में। तो उसको भी बता देते कि परिवर्तन कोण क्या होता है। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, काफी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। जितना भी लिखाया गया है उसको आप कॉपी में नोट्स कर लीजिए और उसको याद कर लेना है। क्लियर, इसी तरह के शानदार क्लासेस रेगुलर आपके चलते जाएंगे, तो आप बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक क्या बचा था, परिवर्तन कोण, परावर्तन कोण, कौन सा कोण, परावर्तन कोण। देखिए इसका डेफिनेशन साफ साफ लिखिएगा, समझ लीजिएगा पहले कि परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे क्या, परिवर्तन का परिवर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परिवर्तन कोण। यहाँ पे लिखिएगा परावर्तित किरण तथा आपतन, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे ही क्या कहते हैं, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर। अगर चित्र में बात करें तो चित्र में ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा, परिवर्तन कोण। तो ये बताएं कि परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनेगी उसको बोलेंगे परिवर्तन कोण। तो इसका नाम क्या हो गया, BON। कौन सा नाम, BON। इसको अगर बोल दें कि एंगल BON क्या है, इज इक्वल टू एंगल R। क्या, इसी का नाम क्या दिया, R। तो ये परिवर्तन कोण, इसका नाम दे दिए क्या, परिवर्तन कोण। तो देखिएगा चित्र में कि परिवर्तन कोण क्या हो गया, BOA, यानी कि परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परिवर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण क्या बताएं कि आपतित किरण से संबंधित कोण पूछेगा तो आपतन कोण, परिवर्तित किरण से संबंधित कोण पूछेगा तो परिवर्तन कोण। क्लियर हो गया, समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखा गया क्या कि परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसी को परिवर्तन कोण कहते हैं। क्लियर, यहाँ तक कि आप समझ चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को सारा टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप इस सेशन के लास्ट में कमेंट आप कर दीजिएगा। और फिर से बता दें कि यहाँ पे दोनों यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेसिस पे क्लासेस चलते हैं। आप हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, हमारे पढ़ाई का लाभ अगर लेना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा पढ़ाई का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। और आप तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहें। उम्मीद करते हैं कि सब लोग मजे से पढ़ रहे होंगे और लगातार पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, लगातार पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना पढ़ाई करते रहिए मस्त से, तंदुरुस्त होकर के, और स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।